नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। साथियों, आज की प्रमुख खबर ओबीसी एससी एसटी समाज को लेकर के है, जहां पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक बहुजन समाज अधिकार सम्मेलन हुआ, जहां पर बहुजन समाज के कई नेता, दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिनमें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य थे, दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी मौजूद रहे। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने वक्तव्य में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज की युवा पीढ़ी को किस तरह शिक्षा से वंचित कर मनुवादियों द्वारा बहुत पहले से तैयारी करके उन्हें गुलाम बनाने की, शिक्षा से वंचित रख करके गुलाम बनाने की रणनीति पे काम किया जा रहा था। और इसी को लेकर के आज जो हम कह रहे हैं कि हमारा समाज गर्त में जा रहा है, उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हमारे समाज के लोगों के साथ, बच्चों के साथ अन्याय, दुर्व्यवहार और उनकी डिग्रियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसमें एक उदाहरण वर्धा की यूनिवर्सिटी में पीएचडी डिग्री को लेकर राजनीश अम्बेडकर जी का उदाहरण प्रमुख है। आप देखिए राजेंद्र पाल गौतम जी के विचारों को कि किस तरह उन्होंने हमारे समाज को समझाने का प्रयास किया है। का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर को नमन करते हुए, चूंकि 15 मिनट अब 10 मिनट बचे 10 बजने में, तो मुझे लगता है मेरे पास 10 मिनट हैं, तो मैं सबका नाम लेने की बजाय सीधे मुद्दे पर आता हूं। पहले बात तो अब ये समझ लीजिए कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई काम नहीं चल रहा देश में, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है। शब्दों के जाल में मत फंसना। हिंदू राष्ट्र इसलिए कहा जाता है ताकि दलित, पिछड़ा, आदिवासी साथ में जुड़ जाए, वैश्य क्षत्रिय साथ में जुड़ जाए, क्योंकि देश का जो पैसा है वो वैश्यों के पास है, उनका भी साथ चाहिए। लेकिन एक सच्चाई समझनी पड़ेगी कि यह सारा काम केवल पिछले 8-9 साल से नहीं हो रहा। अगर आप सोच रहे हैं ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की संकल्पना पिछले 8-9 साल से चली है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। यह कार्य लगभग अब से 30-35 साल पहले चालू हो गया था। जिस दिन उन्होंने अपने चिंतन शिविर में इस बात पे चिंतन किया कि जो लोग हजारों साल तक पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे, मानवता के जीवन से वंचित रहे, स्वाभिमान के जीवन से वंचित रहे, जब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, रिजर्वेशन से नौकरी में आने का अवसर दिया, वोट का अधिकार दिया, तब से पढ़ने की वजह से इनमें ज्ञान आ गया। और जिसके पास ज्ञान आ जाता है वो अंधविश्वास और पखंडवाद के रास्ते को छोड़कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्धमय भारत के रास्ते पे चल पड़ता है। इसी तरह अगर गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे, तो इनके पास सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। उन्होंने देख लिया कि पढ़ लिख कर ये लोग आगे बढ़ने लगे हैं, और ये संविधान कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा के बीच में बाधा बन गया है। थॉल थिरुमावलम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका असली जो दुश्मन उनको दिखता है, वो भारत का संविधान उनको दुश्मन के रूप में नजर आता है। वो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और ये शुरुआत उन्होंने आज से नहीं की, ये शुरुआत पिछले 10 साल से नहीं की। ये शुरुआत उन्होंने तब कर दी थी जब उन्होंने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया और एक कानून बना दिया कि पहली से 8वीं क्लास तक ऐसे ही बच्चों को पास कर दो, किसी को फेल मत करो। अब बच्चा ना हिंदी की एप्लीकेशन लिखना जानता है,
नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास हो रहा है, और एक कानून बना दिया 9वीं में एग्जाम देना पड़ेगा, जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। जब तुमने नो डिटेंशन पॉलिसी में पहली से 8वीं तक बिना कुछ पढ़ाई लिखाए सिखाए उसको 9th में भेज दिया, तो भाई 9th का एग्जाम तो वो पास नहीं कर पाएगा, उसको तो फेल होना लाजमी था। तो ये साजिश उन लोगों ने पहले ही रच दी। गलती हमारे सांसदों की थी, जो लोग पिछले 30-35 साल में हमारे सांसद या विधायक बने, गलती उनकी थी। जब उन्होंने शिक्षा नीति को बदला तो वो चुप क्यों रहे? जब उन्होंने देश के सरकार के सिस्टम को प्राइवेटाइज करना शुरू किया, उसके पीछे उनकी मंशा थी कि इन्हों को सरकारी नौकरी में आने से रोकना है। जो जो भारत सरकार का संस्थान प्राइवेटाइज हो जाएगा, वहां अपने आप ही रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। व्यापार में हमारे लोग हैं नहीं, ना इतना पैसा है कि व्यापार कर ले। सब लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे रहे। इस वजह से उन्होंने सरकारी संस्थानों को भी प्राइवेटाइज कर दिया, ताकि हमारे लोग सरकारी नौकरी में ना आ पाए। और कॉलेज के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है वो इंटरव्यू से होता है। वहां गवर्निंग बॉडी उनकी, वाइस चांसलर उनके, प्रोफेसर उनके, गवर्निंग बॉडी के मेंबर उनके, रिटन टेस्ट होता नहीं, इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करना है। यही कारण है जब तक रिजर्वेशन नहीं था, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब तक रिजर्वेशन नहीं था ओबीसी समाज के लोग विश्वविद्यालयों में कभी प्रोफेसर नहीं बन पाए। रिजर्वेशन जब तक लागू नहीं हुआ ओबीसी का, तब तक ओबीसी के लोग सिविल सर्विसेज में नहीं आ पाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है, तो ओबीसी के लोग ना सुप्रीम कोर्ट में जज है ना हाई कोर्ट में जज है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ना सुप्रीम कोर्ट में जज है ना हाई कोर्ट में जज है। इक्का दुक्का बने, अब तक 4-5 बने शेड्यूल कास्ट के। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 2 शेड्यूल कास्ट जज हैं, पहली बार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल भी कबूतर, वो वाला कबूतर ना बने जो बिल्ली को देखकर आंख मीच ले और सोच ले जान बच जाएगी। ऐसे आंख मीचने से जान बचने वाली नहीं है। ना तुम्हारे उद्योग धंधे हैं, तुम्हारे पास है क्या, लड़ोगे कैसे? और ये लड़ाई लाठी गोली की है भी नहीं, ये लड़ाई विचारधारा की है। विचारधारा की लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलते हुए बुद्धि और विवेक से लड़ी जाएगी, काबिलियत से लड़ी जाएगी, दिमाग से लड़ी जाएगी। भावनाओं में बह के लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। आप देखिए प्रोफेसर साहब, हमारे डॉक्टर इलियास जी का बेटा जेल में है। अरे वो विद्वान है, जेएनयू से पढ़ा है। न्याय की बात करोगे, शब्दों का हेरफेर करके जेल में डाल दोगे। मैं कहना चाहता हूं जेल में जाने की तैयारी सब लोग कर लो। हम देखना चाहते हैं इनकी जेलों में कितनी जगह है। इनकी जेलें भर जाएंगी और इनके घरों में भी हमें बंद करेंगे तो भी जगह कम पड़ जाएगी। ये न्याय की लड़ाई है, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई को तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हमें दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं है। हम जानते हैं जो कुछ हमें मिला है वो हमारी अपनी मेहनत से नहीं मिला। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे गवा दिए, माता रमाबाई को गवा दिया। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली जानी चाहिए? मुझे शर्म आती है। जातिगत जनगणना का मुद्दा तो उठ रहा है। 300 से ज्यादा सांसद SC, ST, OBC के हैं। अरे लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सांसदी पर। अरे आज अगर सारे SC, ST, OBC के सांसद संसद में खड़े होकर कह दे या तो जातिगत जनगणना करो वरना हम आज ही रिजाइन करते हैं, यह सरकार कल ही धड़ाम से गिर जाएगी। किस बात के सांसद हो, किस बात के मंत्री हो? अरे सोच के देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन तुमने तो शराब की बोतल में, 1000-2000 रुपए में, 10-5 किलो अनाज में अपने उसी वोट को
उन नेताओं के हाथों बेच दिया जिन्होंने पूंजीपतियों के पैसे से आपकी वोट को खरीदा और खरीदने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में अपने पूरे देश को बेच दिया, आपके बच्चों के भविष्य को बेच दिया। एक बात मेरी याद रखना, ऑन रिकॉर्ड मैं चाहता हूं यह सबके पास जानी चाहिए, जो पार्टी जितना ज्यादा पैसा चुनाव के ऊपर खर्च करती है उतनी ही ज्यादा करप्ट पार्टी है, उतनी ज्यादा देशद्रोही पार्टी है। वही देश को बेच रहे हैं जो चुनाव पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। जितनी जल्दी सच को जान लोगे उतना ही अच्छा होगा। मैं कहना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, तिरुमावलमन जी से, अब हमारी लड़ाई दिमाग से लड़ने का समय आ गया है। भावना से या भावना भड़का के लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। और अलग अलग पार्टी जो सोच रही है कि हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे, तो समझ लेना किसी उसी पार्टी को आप सत्ता सौंपने जा रहे हो। जबकि सच्चाई एक और है, 30 सालों में पिछले जिन जिन पार्टियों की केंद्र में सरकारें रही हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, यह ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की शुरुआत उन्होंने की थी। क्या जनता ने कहा था मिड डे मील बांटो? क्या जनता ने कहा था, स्टूडेंट ने कहा था, पेरेंट्स ने कहा था नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करो? ये सब हुआ क्यों? एक्चुअली वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े, क्योंकि जो पढ़ जाएगा वो पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर हो जाएगा, वो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेगा, वो सरकारों से सवाल पूछेगा, और इन्हें सवाल पूछना पसंद नहीं है। वो चाहते ही नहीं आप पढ़े लिखे बनो, वो चाहते ही नहीं कि आप सवाल करो। इसीलिए उन्होंने केवल स्कूली शिक्षा को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने ऐसी रणनीति की कि पिछले 15 से 20 सालों में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े, पिछले केवल 4-5 सालों के अंदर 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये सरकारी आंकड़े मेरे अपने नहीं है, और ये भी सरकारी आंकड़े पिछले 15 से 20 सालों में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आज जिनके बच्चे आईआईएम कर रहे हैं वो जानते हैं आईआईएम के 2 साल की कोर्स को करने के लिए केवल फीस के रूप में 40 लाख से ज्यादा रुपया चाहिए। क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग 99% लोग क्या 40 लाख से ज्यादा खर्च करके अपने बच्चों को आईआईएम करा सकते हैं क्या? ऑन रिकॉर्ड चेक कर लो, बेंगलोर लॉ स्कूल, पुणे लॉ स्कूल, मुंबई लॉ स्कूल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी बीएलएलबी 5 साल का कोर्स कराने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। आईआईटी या इंजीनियरिंग कराने के लिए 1 साल की फीस और 4 साल का कोर्स मल्टीप्लाई करके और हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा जोड़ के देख लो। एक बच्चे को 4 साल की इंजीनियरिंग का कोर्स कराने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। मेडिकल की तो ऐसा हाल हो गया, एक हमारे डॉक्टर बीडी नकवी साहब, जज साहब है रिटायर्ड लखनऊ से, वो बता रहे थे उन्होंने अपने बच्चे को मेडिकल में कराया, 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्या इतना खर्चा उठा पाएंगे? यहां एक सवाल पैदा होता है, उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये जो बड़े बड़े संस्थान, बड़ी बड़ी इमारतें बनी, बड़े इंस्टीट्यूट बने, चाहे वो आईआईएम हो, चाहे नेशनल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये सारे कॉलेज सरकारी पैसे से, यानी जनता के पैसे सरकारों ने बनाए, और उसकी फीस इतनी ज्यादा कर दी कि जनता ही अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए। तो क्या जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से केवल पूंजीपतियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए गए क्या? इस साजिश को आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे? यानी आपके हाथ से पढ़ाई को छीन लिया। जो लोग मुफ्त शिक्षा की, कंपलसरी शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ के क्या किसी का भविष्य बनेगा? अरे वो सरकारें जो बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा ना उठा पाए, जो लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, जो यूथ के लिए रोजगार की अवसर पैदा ना कर पाए, क्या ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक है?
पिछले 30 सालों में जिन जिन की सरकारें रही हैं, खुद सोच लेना किन किन पार्टियों की रही हैं। सरकारी किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन वहां योजना बनाने वाले रणनीतिकार जो रहे हैं, उसमें आरएसएस ने अपने लोग प्लांट करके योजनाएं सरकारों के माध्यम से बनवाई, और ऐसी योजनाएं बनवाई जिससे गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के बच्चों से पढ़ाई छीन जाए, इलाज इतना महंगा हो जाए कि इलाज ही ना कर पाए, इलाज के अभाव में ही मर जाए, नौकरियां केवल कुछ चंद लोगों के हाथ तक सीमित रह जाए, यानी कि हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए खुद सरकारें जिम्मेदार हैं। और आज ऐसे मोड़ पे आ गए कि हम लोग को चर्चा करनी पड़ रही है कि भारत बचेगा कि नहीं बचेगा, भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। एक्चुअली भारत के संविधान को वो इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि भारत का संविधान सबको समान अवसर देता है, सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करता है, सबके समान रूप से आगे बढ़ने की बात करता है, सबको समान शिक्षा की बात करता है, समान अवसर की बात करता है, काम के अधिकार की बात करता है। और वो नहीं चाहते कि सबको समान अवसर मिले, वो नहीं चाहते कि सबके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, इसीलिए वो भारत के संविधान को बदल के ब्राह्मणवादी संविधान, ब्राह्मणी धर्म के माध्यम से भारत के लोगों पे थोपना चाहते हैं। और अगर वो इसमें कामयाब हो गए, चूंकि वो काफी हद तक 70% तक तो कामयाब हो चुके हैं, 70% तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने बच्चे और पत्नी को कुर्बान करके दिया था वो जा चुका है, 30% बचा है। आप छोटी छोटी दुकानें चलाते रहना, गली गली में सबने संगठन बना लिए। हम ये भूल गए कि बाबा साहब का जो सपना था वो एकजुट होकर तो साकार हो सकता है। गली गली में संगठन बना के टुकड़े टुकड़ों में बट के इस लड़ाई को तो जीता नहीं जा सकता। अरे सब लोग समझ लो, सबका खून एक है भाई। मुझे तो कोई एक एग्जाम्पल बता दो, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और डॉक्टर उसको कहे कि तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 यूनिट ब्लड चाहिए। मुझे पूरे दुनिया से केवल एक एग्जाम्पल बता दो जिसका ऑपरेशन होना वो ये कहे मुझे केवल मुस्लिम का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल ईसाई का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए। जब जान बचानी है तो कहते हैं कि कोई भी ब्लड डोनेट करके जान बचा दो। इसका मतलब कुदरत ने तो सबको इंसान पैदा किया, चालाक इंसानों ने हमें जाति और धर्म में बांट दिया। अब समय आ गया है सच्चाई को जानने का, सच को मानने का, और रणनीति बहुत जल्दी हम बंद कमरे में तय करेंगे। आप चिंता ना करें, और रणनीति में बिल्कुल भी यहां चर्चा नहीं करूंगा। जो आज बहुजन समाज अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हमने शुरुआत इस बात की है कि हम देश की तमाम पार्टियों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करेंगे, कंपेल करेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि देश को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ। और जो इसमें बाधा बनेगा, जो भी पार्टी इसमें बाधा बनेगी, अब हम लोग उसको बाहर का रास्ता भारत के लोग दिखाएंगे, दलित दिखाएंगे, पिछड़े दिखाएंगे, आदिवासी दिखाएंगे, अल्पसंख्यक दिखाएंगे, और जनरल कैटेगरी के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, जो मानवता पसंद लोग हैं, जो इंसानियत में भरोसा करते हैं, जो बराबरी में भरोसा करते हैं, वो लोग भी हमारे साथ आकर देश को बचाने की, देश के संविधान की को बचाने की इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े होंगे। और जो भी इसमें बाधा बनेगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, हमारी नजर में वो देश का दुश्मन होगा, देश का गद्दार होगा, संविधान का दुश्मन होगा। उसको भारत के लोग बख्शने वाले नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने 7 मिनट फालतू ले लिए, इसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।